देखिए, जो अब जो हम शुरू कर रहे हैं, अब ध्यान देने योग्य बातें हैं। शुरुआत में जरूरी थी ध्यान देना, लेकिन अब जो चलेगा वो थोड़ा एक मतलब कि सीरियस, एक थोड़ा सा पेचीदा हो जाएगा। जितना आप इस चीज को समझेंगे, आसानी से पढ़ेंगे, देखेंगे और आप कोर्स के साथ साथ आगे बढ़ेंगे, तो आपके लिए ये कोर्स बिल्कुल आसान हो जाएगा। कहा जाता है कि पराशरी जो कोर्स है, इसको पराशरी बोलते हैं, वैदिक बोलते हैं, क्योंकि पराशर ही जो ज्योतिष है वही वैदिक ज्योतिष है। कि पराशरी कोर्स सबसे बड़ा बताया गया है, लेंथ वाइज भी और वैसे भी। इसके अंदर आपकी 16 प्रकार की कुंडली होती है और अष्टक वर्ग होता है। अष्टक वर्ग एक प्रकार से डिजिटल ज्योतिष कहा जाता है। वो सब टोटली अंकों का गेम होता है। अष्टक वर्ग भी आपको इसमें करवाया जाएगा। अष्टक वर्ग के माध्यम से आप किसी भी गोचर को देख सकते हैं, ग्रह को देख सकते हैं, ग्रह की पावर को देख सकते हैं। तो हम स्टेप बाय स्टेप वो करते जाएंगे। तो इससे पहले हमने ग्रह किए, राशियां की, राशियों के स्वामी, ऊंच नीच, हम हमारी अब तक की 10 क्लासेज हो चुकी हैं। वो क्लासेज जब आप सुनते हैं, उनके नोट्स बनाते हैं, नोट्स बनाएंगे, उनको अपने एक अच्छी एक डायरी के अंदर लिखेंगे, तभी वो नोट्स आपके काम आएंगे, आपको आगे सीखने में मदद करेंगे। क्योंकि वीडियो को हम बार बार नहीं देख सकते, हमारे पास इतना टाइम भी नहीं होता। लेकिन आप, जब आपके पास आपकी डायरी होगी, नोटबुक होगी, आप उस कहीं पर भी जा रहे हैं, कहीं पर बैठे हैं, उसको देख के पढ़ सकते हैं। तो हमने सेकंड हाउस किया। सेकंड हाउस में बताया गया कि धन कहाँ से आता है, धन के सोर्स कहाँ कहाँ से बनते हैं कुंडली के अंदर। धन के बारे में आगे और भी विस्तार से है, वो मैंने आपको एक बेसिक बताया कि आप ऐसे देख सकते हैं कि धन के सोर्स यहाँ से बन सकते हैं। और भी आगे इसका एडवांस है। फिर हमने बात की सप्तम भाव की, सेवंथ हाउस। सेवंथ हाउस में हमने आपको बताया कि व्यापार कैसे करें, कौन सा व्यापार करें। तो वो नोट्स आपने बनाने हैं। व्यापार कौन से घर का किया जाए जो उस व्यक्ति की दशा के अनुसार उसको अच्छा फल देकर जाए, उसको अच्छा फल देकर जाए। हम, हमारे पास कोई व्यक्ति आता है, हमसे पूछता है कि हम कौन सा व्यापार करें, तो उस व्यापार को किस भाव से करना है, किस घर से करना है, कौन से घर के कौन से कारक हमने यूज करने हैं, हम उस सबको बताएंगे। तो आज हम फिर सेवंथ हाउस पर बात करेंगे। सेवंथ हाउस आपके रिलेशन का भी होता है, और पहले भी आपको बताया गया है सेवंथ हाउस के बारे में, पीडीएफ भी है उसके लिए, और साथ में वो यूट्यूब पे एक, जो आपको बताया पीछे क्लास में, वो चैनल पड़ा हुआ है, तो आप उसे देख सकते हैं। एक बार थोड़ा हम बता देते हैं कि हम कैसे चेक करते हैं ग्रहों के स्वामी। क्योंकि हमारे साथ कुछ स्टूडेंट जो बिल्कुल फ्रेश स्टूडेंट हैं, उनको पता चले कि कैसे इसको देखा जाता है। देखो, एक कुंडली है ये एक कुंडली है। जो यहाँ पे ये पहला जो यहाँ पे ये बॉक्स है, इसको हम लगन बोलते हैं। इसमें लिखा हुआ ये ल लिखा हुआ है ना, लगन है ये।
फिर ये सेकंड हाउस है, थर्ड हाउस है, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11th और 12th, 12 घर हैं। अब हर व्यक्ति के डेट, टाइम और समय के अनुसार इन घरों के अंदर जो अंक लिखे गए वो चेंज हो जाते हैं। जो इन अंकों को बोलते हैं वो राशियां हैं। पहले घर के अंदर 2 नंबर लिखा हुआ है, 2 यानी कि वृष राशि। वृष के स्वामी है शुक्र। वृष के स्वामी कौन है? वृष के स्वामी है शुक्र। वृष के स्वामी है शुक्र, यानी कि लगन के स्वामी कौन हुए? लग्नेश कौन हुए? शुक्र। ऐसे ही सेकंड हाउस में 3 अंक लिखा हुआ है, 3 यानी कि मिथुन। मिथुन का स्वामी कौन होता है? बुध। तो सेकंड हाउस के स्वामी कौन हुए? बुध हुए। थर्ड हाउस में 4 अंक लिखा हुआ है, 4 यानी कि कर्क। कर्क राशि के स्वामी कौन है? चंद्रमा। तो हम यहां बोलेंगे कि थर्ड हाउस के स्वामी कौन हुए? चंद्रमा। फोर्थ फोर्थ हाउस में 5 अंक लिखा हुआ है, 5 यानी कि सिंह राशि। सिंह के स्वामी कौन होते हैं? सूर्य होते हैं। तो हमारे चौथे घर के स्वामी कौन हुए? सूर्य हुए। ऐसे ही फिफ्थ हाउस, फिफ्थ में 6 अंक लिखा हुआ है, 6 अंक यानी कि कन्या राशि। और कन्या के स्वामी कौन है? कन्या के स्वामी बुध है। तो हम कहेंगे कि पंचम घर के स्वामी यानी कि पंचमेश कौन हुए? बुध हुए। छठे घर में क्या है? 7 अंक लिखा हुआ है। हाँ जी विपुल जी, 7 अंक लिखा हुआ है। विपुल जी अनम्यूट कर लेंगे। जी जी सर। 7 अंक लिखा हुआ है। 7 राशि कौन सी होती है? तुला राशि सर। तुला राशि होती है। तुला के स्वामी कौन तुला है? के स्वामी शुक्र। शुक्र। शुक्र है। तो छठे घर के स्वामी जी। कौन हुए? छठे घर के तो बुध हुए सर। बुध कैसे कन्या हुए? राशि। कन्या राशि है ना सर उसकी। छठे घर में 7वीं राशि है। उनसे मैं कह रहा हूँ सर। अच्छा। यहाँ पे देखो, किसमें कह रहे हो? जहाँ मेरा हाँ कर्सर हाँ, है ये। देखो। ठीक है सर, ये छठे घर में कह रहे हो आप सर? छठे घर में, ठीक है। हाँ हाँ हाँ। अब जो सप्तम हाउस है, 7वां जो घर है, 7th हाउस है। 7th हम्म। हाउस में कौन सा अंक लिखा हुआ है? क्या अंक लिखा हुआ है यहाँ पे? 8। 8। 8वीं कौन सी राशि होती है? वृश्चिक राशि। वृश्चिक होती है। वृश्चिक के स्वामी कौन है? मंगल है सर। मंगल है। तो 7वें घर के स्वामी कौन हुए? हाँ जी, मंगल हुए सर। मंगल हुए ना। हाँ जी हाँ जी। ये पहले तो ये आपको बेस कंप्लीट हो, तभी आगे बढ़ने का फायदा है, ठीक है ना। आपको पता हो कि देखो, जो भी राशियां हैं, उन राशियों के जो स्वामी हैं और उनकी जो राशि जिस घर के अंदर बैठी है, तो उस घर के स्वामी हो जाते हैं। जी। अब बात करेंगे, एक मैं कुंडली दिखाता हूं आप सभी को। एक कुंडली है ये। इस कुंडली में पहले घर के अंदर, मैं आज आपको टोटली प्रैक्टिकल कराऊंगा। क्या करूंगा? टोटली प्रैक्टिकल। सही है। प्रैक्टिकल से ही व्यक्ति अच्छे सीखता है। छुरी में आपको सारे के सारे 2 महीने में लिखवा दूंगा पूरी, उससे कोई फायदा नहीं रहेगा, ठीक है ना। क्योंकि आप यहाँ सीखने के लिए बैठे हैं, मैं सिखाने के लिए बैठा हूँ। मैं बोलता जाऊंगा, आपको समझ में नहीं आया तो सीखने का कोई लाभ नहीं होगा, हम टाइम भी हम खराब कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें कोई जरूरी नहीं कि 2 महीने हो, 3 लग सकते हैं, लेकिन जो सीखेंगे वो अच्छे सीखेंगे। डाउट हमारे मन में ना रहे। डाउट का कोई समाधान नहीं होता, डाउट का कोई
समाधान नहीं होता, डाउट डाउट होता है। तो इसीलिए कंसेप्ट क्लियर हो। डाउट कभी किसी के पूरे नहीं होते, लेकिन कंसेप्ट क्लियर हो। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आपको रट्टा लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है जी। तो हम टोटली प्रैक्टिकल करेंगे। आपको ऐसा लगे कि आप बिल्कुल आमने सामने सीख रहे हैं, बैठे हैं, बिल्कुल लैपटॉप आपके सामने ही है। ठीक है। तो लगन के अंदर मकर राशि है। मकर के स्वामी कौन है? हाँ जी, शनि है। शनि है। शनि जी। शनि हुए। तो लगन के स्वामी कौन हुए? शनि जी। शनि। सेकंड हाउस में कुंभ राशि है, 11 अंक लिखा हुआ है। तो कुंभ के स्वामी कौन है? शनि जी। शनि। तो सेकंड हाउस के स्वामी कौन हुए? शनि। शनि। ठीक है। जी। अच्छा, अब बात करते हैं साधना जी से। ठीक है। हाँ जी, साधना जी। एक मिनट सर, बस एक मिनट। कोई बात नहीं। हाँ जी सर। ठीक है। देखो, ये 10th हाउस है। क्या है? 10th हाउस है। जी। दिख रहा है आपको? तो यहाँ पर हाँ जी 7 अंक लिखा हुआ है, 7 अंक लिखा हुआ है। जी। सातवीं राशि कौन सी होती है? सातवीं राशि और वैसे तो सर तुला होती है। सातवीं राशि कौन सी होती है? तुला होती है। तुला राशि। जी। तुला के स्वामी कौन होते हैं? तुला के स्वामी शुक्र होते हैं। तो यानी कि 10वें घर के स्वामी कौन हुए? शुक्र हुए। शुक्र। कल सभी को जो आज अटकलें आ रही है, अटकलें नहीं आनी चाहिए, जी क्योंकि हम बहुत आगे पहुंच चुके हैं। हम बहुत आगे पहुंच चुके हैं। और ये क्या है? ये LKG है जो मैं आपको करवा रहा हूँ, ये LKG है। ये वही बात हुई कि बच्चा 8वीं क्लास से वापस उसको LKG छोड़ दिया गया है। तो आपको 12 राशियां याद होनी चाहिए। और 12 राशि कौन से अंक पे आती है? 8वें अंक पे कौन सी है? वृश्चिक है। 9वें पे धनु है। 11वें पे कुंभ है। 12वें पे मीन है। ऐसे याद हो। फिर उन ठीक राशियों के स्वामी याद हो। तभी आपको समझ में आएगा कि युति क्या होती है। दो ग्रह एक साथ बैठ जाते हैं तो क्या होता है। अब वो दो ग्रह कैसे बैठेंगे, कैसे जुड़ेंगे, तब समझ आएगा आपको, जब आपको राशियां और राशियों के स्वामी याद होंगे। मैं ये चाहता हूं कि आप यहाँ से जब सीखें तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो, रट्टाफिकेशन ना हो। मुझे कोई जल्दी नहीं है कि मैं फटाफट फटाफट करके आपको भाई चलो अपना आप करते रहेंगे। मेरा एक ही उद्देश्य है कि आप जब यहाँ सीखें तो आपको बेसिक जो चीज आपको सिखाई जाती है यहाँ पे, बेसिक से एडवांस तक, तो कहीं और मेहनत करने की आवश्यकता ना पड़े, केवल आप फिर कुंडलियों पर रिसर्च करें। जी वो सर। कब करेंगे? अगर आप क्लास लगाने के बाद भी 2 या 1.5 घंटा इस ज्योतिष को देते हो। आप देकर देखिए 2 घंटे ज्योतिष को लगातार 3 महीने, फिर आप देखना भी क्या निखार आता है आपके अंदर। मैं आपको पढ़ाता जी हूँ, सर। क्लास लगती है, आपने रिकॉर्डिंग वीडियो सुनी, देखी या नहीं देखी, उसको छोड़ दिया, फिर ऐसे कभी चीजें याद नहीं होंगी, ना साथ साथ चलेंगी। आज हमारी 10वीं क्लास है, यानी कि कुल मिलाकर लगाइए हमको 1 महीना हो गया। जी एक सर। महीने का रिजल्ट ये नहीं आना चाहिए कि हमें राशियां भी याद ना हो।
राशियां और राशियों के स्वामी। तो ये बेस है, चाहे आप वैदिक सीखें, चाहे आप लाल किताब सीखें, चाहे आप न्यूमरोलॉजी सीखें, कुछ भी जो ज्योतिष कौन सी फॉर्म सीखें, ग्रह, राशियां, उच्च नीच मित्र, ये तो चलेंगे, हर ज्योतिष में चलेंगे, बेस है ये। तो अब ये इसमें 4 अंक लिखा हुआ है 7वें घर के अंदर। 4 अंक कौन सा होता है विपुल? 4 अंक कर्क राशि है सर, और इसके स्वामी चंद्रमा। चंद्रमा हुए। तो सप्तमेश कौन हुए? हाँ, चंद्रमा हो गए सर। चंद्रमा हुए। सप्तमेश यानी कि 7वें घर के स्वामी। ठीक है। सप्तमेश ये जो लैंग्वेज है, ये हमारी ज्योतिषीय लैंग्वेज है। ठीक है जी। सप्तमेश, ठीक है। अष्टमेश, नवमेश, दसमेश, यानी कि उस घर का स्वामी। और जैसे शनि ठीक। बैठा है यहाँ पर, यहाँ पे क्या है? शनि बैठा हुआ है। शनि बैठ। तो सेकंड हाउस हमारे धन का है। ठीक है जी। जी तो इसके पास धन कहाँ से आएगा? जहां का ये स्वामी है और जो इसके कारक हैं। कारक क्या होते हैं? हर ग्रह के कारक होते हैं, उसके गुण होते हैं। जैसे व्यक्ति होता है ना, हर व्यक्ति के अंदर क्वालिटी होती है। किसी के अंदर ईमानदारी की है, किसी के अंदर गेम की है, किसी के अंदर नृत्य की है, किसी के अंदर पढ़ाई की है। हर व्यक्ति के अंदर अपने अपने गुण होते हैं। ऐसे ही ग्रहों के अंदर अपने अपने कारक, अपने अपने गुण होते हैं। तो शनि के जो कारक हैं, जो शनि के जो एट्रीब्यूट हैं, वो क्या है? लोहा है, कोयला है, मशीन है, बजरी है, रेता है, ऑयल है। ठीक है। यानी कि इन चीजों से भी इस व्यक्ति के पास धन के सोर्स बनेंगे। आगे ये 9th हाउस, 9th हाउस में छठी राशि है। ये राशि कौन सी होती है सुनील जी? छठी राशि कौन सी होती है? कन्या। कन्या। कन्या जी। कन्या के स्वामी कौन होते हैं? बुध जी। बुध। तो 9वें घर के स्वामी कौन हुए? बुध जी। बुध हुए। तो ये आपको याद हो कल को, मतलब कि आपको 12 राशि उनके स्वामी याद हो, तभी आप आगे बढ़ पाओगे ना। मैं बोलूं उसमें जब पंचमेश और नवमेश एक साथ बैठे हों, तो अपने पंचमेश नवमेश कौन से होते हैं? मैं आगे सिखाऊं आपको राजयोग। जब जब लगने जब केंद्र का स्वामी और त्रिकोण का स्वामी एक साथ बैठे हो तो राजयोग बनता है। अब यही नहीं पता है केंद्र का स्वामी कौन बनेगा और त्रिकोण कौन बनेगा। मैं आपको कोई बोल रहा है, मैं एक बार प्रेशर डाल रहा हूँ, मैं सिर्फ कह रहा हूँ भाई ये चीजें जरूरी हैं। हम टाइम लगा रहे हैं, आप भी टाइम लगा रहे हो, सीखने के लिए बैठे हैं तो सीखेंगे। मीर कहते हैं भाई आपको जल्द बड़े 2 महीने सीख जाओगे, नहीं। लेकिन जो कोर्स चला हुआ है उसके साथ साथ चलोगे तो आप सीख जाओगे। 3 महीने, 4 महीने। हाँ जी। आप एक काम करके देखिए। हाँ जी। आप आओ स्कूटी की। एक काम करके देखिए। आप लगातार 2 घंटे सुबह या शाम जब आपको टाइम लगे, वो ज्योतिष को देकर देखिए। जो नोट्स आपको लिखवाए जाते हैं, जो करवाए जाते हैं, जो वीडियो 1 घंटे की वीडियो होती है, उस वीडियो को सुनिए, उसमें से नोट्स बनाइए। अगर आप लगातार इन वीडियो को देखते जाएंगे जो करवाते हैं, फिर उसमें से आप नोट्स बनाते जाएंगे, तो आपको किसी किताब पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ना एक्स्ट्रा नोट्स बनाने की जरूरत पड़ेगी। और आप इसके साथ साथ काम करते, 1 घंटा इसके सुनने का, 1 घंटा हो गया, 1 घंटा उस पर एक्स्ट्रा पढ़ने का, 2 घंटे लगाइए बस। तभी आगे बढ़ने का हमारा ठीक रहेगा। तो हमने सेकंड हाउस अभी कुछ हमने किया पीछे सेकंड हाउस के बारे में कि धन कहाँ से आता है, धन के सोर्स कहाँ से बनते हैं, वो वीडियो आप देखिए साथ में।
और आज हम बात करें सेवंथ हाउस की। सेवंथ हाउस जो होता है हमारा, मैंने पहले करवाया था आपको, थोड़ा मैं रिपीट करवा देता हूँ उसके बारे में। देखो, ये क्लास हमारी पहले हमने बताया था कि सप्तम हाउस क्या होता है। सप्तम हाउस आपका व्यापार है। सप्तम हाउस आपका दाम्पत्य जीवन है। सप्तम हाउस आपके वैवाहिक जीवन में आने वाली खुशियां और बाधाएं हैं। जब लगन का स्वामी सप्तम हाउस में बैठता है, यानी कि लग्नेश जब सप्तम भाव में बैठेगा, तो अपोजिट व्यक्ति के प्रति, अपोजिट लिंग के प्रति अट्रैक्शन होता है। सप्तम भाव क्या है? हमारे सामने वाला व्यक्ति है। जैसे आप हैं, आपके सामने मैं बैठा हूं, आपके लिए सप्तम हाउस में हूं और मेरे लिए सप्तम हाउस आप हैं। जैसा आप दूसरे के बारे में सोचते हैं, व्यक्ति स्वयं ऐसा ही होता है। अगर हम बार बार किसी की बुराइयां करते हैं, तो उसका मतलब क्या हो कि वो बुराइयां हमारे अंदर हैं, कि हम लगन है और सामने वाला सप्तम भाव है। सप्तम यानी कि आईना है, मिरर है। जब हम आईने के अंदर देखते हैं, तो हमें अपनी ही परछाई दिखाई देती है। जब आप कभी शीशे के सामने खड़े होकर देखते हैं, तो उसके अंदर आपको अपनी ही परछाई दिखाई देगी। तो सातवां घर आपका आईना है। आप किसी व्यक्ति के बारे में जो कुछ सोचते हैं, बुराई करते हैं या अच्छाई करते हैं, वही क्वालिटी आपके अंदर है। अगर आपने किसी व्यक्ति को पहचानना है कि व्यक्ति कैसा है, अगर वो व्यक्ति बार बार हर बार किसी न किसी व्यक्ति की बुराई करता है, इसका मतलब क्या है कि वही बुराइयां उस व्यक्ति के अंदर है। क्योंकि सातवां अगर आपका आईना है, आपका शीशा है। आईने के सामने खड़े होंगे, जैसे आप हैं ऐसी शीशे में आप दिखाई देंगे। सेकंड हाउस हमारे धन का होता है। जब सेकंड हाउस का स्वामी सप्तम हाउस में बैठेगा, तो जैसे धन के अंदर वृद्धि होगी, उनके रिलेशन भी अच्छे होंगे, या अपने परिवार में उनकी शादी होगी, जो परिवार का जो मेल जोल है जहां पर। थर्ड हाउस, थर्ड हाउस के जो स्वामी सप्तम हाउस में बैठेंगे, तो अपोजिट लिंग के प्रति अट्रैक्शन, या उनका जो कोई स्त्री है, स्त्री के लिए जो पति है, पति के लिए पत्नी, वो कम्युनिकेटिव होंगे, ज्यादा बातचीत करने वाले होंगे, या वो ज्यादा बातचीत करने वाला होगा। चौथे घर का स्वामी जब सप्तम स्थान में बैठता है, तो ऐसे व्यक्ति को घर से दूर जाकर पूर्ण मानसिक सुख मिलता है। चौथे से चौथा कौन सा होता है? सप्तम हाउस। सप्तम हाउस में विदेश यात्रा भी देखते हैं। सप्तम हाउस, नवम और 12वां भाव, हम इनसे विदेश यात्रा भी देखते हैं। पांचवें घर का स्वामी जब सेवंथ हाउस में होगा, तो लव मैरिज हो सकती है। अगर नहीं होती, तो शादी के बाद उनके रिलेशन अच्छे रहेंगे। सेवंथ हाउस कुंडली के अंदर सेकंड चाइल्ड भी होता है। कोई राजयोग बनता है सेवंथ हाउस के अंदर, तो कह सकते हैं कि शादी के बाद आपको मान सम्मान मिलेगा। या धन योग बनता है सेवंथ हाउस के अंदर, तो कह सकते हैं कि आपको शादी के बाद
धन की प्राप्ति होगी। ये धन योग, राजयोग आपको तभी समझ में आएंगे जब आपको ग्रहों के स्वामी, राशियों के स्वामी याद होंगे, कौन सा ग्रह किन राशि का स्वामी है। तब आपको पता चलेगा कि राजयोग धन योग क्या होते हैं। और ये ज्यादा मतलब कि कठिनाई वाला काम नहीं है, बड़ा बड़ा काम नहीं है। आपको सिर्फ राशियां याद हो, उनके स्वामी याद हो। छठे हाउस का स्वामी जो सप्तम हाउस में बैठता है, सिक्स्थ हाउस होता है हमारे लड़ाई, कोर्ट केस, झगड़े, बीमारियां। किसी की कुंडली के अंदर जब छठे घर का स्वामी सातवें हाउस में बैठता है तो उसका पार्टनर बीमार या लड़ाई झगड़े या कोर्ट केस होंगे, या कोर्ट केस होंगे। तो हमने, कोई हमारे पास आए और हमसे पूछे कि इनके वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, शादी से पहले कैसा पार्टनर इसको मिलना चाहिए, उसकी शादी के लिए अच्छा रहे। जिसकी कुंडली में सिक्स्थ लॉर्ड या छठे घर का स्वामी सप्तम घर में बैठेगा। छठा घर होता है हमारा डॉक्टर, वकील। यदि उस लड़के का घर वाला या पति जिसकी शादी होगी कोई डॉक्टर हो, कोई वकील हो, या कोई सेवादार हो जो सेवा करना, उसका स्वभाव सेवा करने वाला हो, तो उसकी मैरिज अच्छी चलेगी। अगर हमने किसी लड़की की शादी किसी डॉक्टर से करवा दी और बाद में डॉक्टर उसने वो काम करना छोड़ दिया, डॉक्टर है या वकील है, तो फिर दोबारा वही समस्या हो जाती है। छठे घर का स्वामी जब सप्तम हाउस में हो और आप शादी करवाते हैं डॉक्टर या वकील से, वो क्या है, आप ग्रहों के अनुसार कार्य कर रहे हैं, आप कर्मों को अलाइन कर रहे हैं, तो समस्या नहीं आएंगी। सातवें घर का स्वामी सातवें भाव में बहुत अच्छा होता है, व्यापार के लिए भी, शादी के लिए भी। आठवें भाव का स्वामी सप्तम भाव में, आठवां भाव तुम्हारा अनैतिक, यानी कि धर्म विरुद्ध कार्य। नौवां भाव तुम्हारे धर्म का, नौवां से आठवां क्या हुआ, उसका 12वां उसके लॉस हुआ। यानी कि आठवां घर हमारा क्या है, अनैतिक का है, धर्म के विरुद्ध कार्य करने का है। जब आठवें घर का स्वामी सातवें घर के अंदर बैठेगा तो व्यक्ति के जीवन में समस्याएं आएंगी, उसके वैवाहिक जीवन में समस्याएं आएंगी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होंगे, मतलब हो सकते हैं ऐसा, लड़ाई झगड़ा हो सकता है, पति पत्नी दोनों शक्ति स्वभाव के हो सकते हैं। तो उस कंडीशन में यदि उस लड़के की शादी, लड़के की शादी किसी डॉक्टर से या बैंक में कार्य करने वाले से, किसी ज्योतिष से, किसी इंजीनियर से, किसी पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी, माइनिंग आदि का कार्य करने वाले के साथ शादी हो जाए, किसी सीबीआई, सीआईडी आदि से शादी हो जाए, तो उसके जीवन में समस्याएं नहीं आएंगी। ये किसको बोलते हैं, कर्मा अलाइन, यानी कि अपने ग्रहों को अलाइन करना। जो ग्रह चाहते हैं वैसा हम करें तो ग्रह हमें समस्याएं नहीं देते। अब एक कुंडली आई आपके पास, आपने चीजें आगे जाकर बड़ी काम आएंगी कि हम किसी व्यक्ति के जीवन को कैसे ठीक कर सकते हैं। समस्या, शादी से पहले उसको हम क्या राय दें कि वो ऐसा करें। आपको लगता है कि किसी व्यक्ति की कुंडली, कोई हमारे पास कोई लड़की कुंडली लेके आया शादी के लिए और पूछते कि मैं इसके लिए कैसा पति या कैसा हस्बैंड
ढूंढूं जो उसको ठीक रहे। और आपने देखा कि उस कुंडली के अंदर 8वें घर का स्वामी 7वें घर में बैठा है। 7वां घर शादी का है, वैवाहिक जीवन का है, पति पत्नी का है। तो 7वें घर में 8वें का स्वामी आकर बैठ गया, यानी कि सप्तम घर पे किसका अधिकार हो गया? 7वें घर पर 8वें घर का अधिकार हो गया। किसकी चलेगी? 8वें घर की चलेगी। और घर में जिसकी चलती है उसकी माननी पड़ेगी, चाहे घर हो, देश हो, स्टेट हो, जिसमें जिसकी चलती है उसकी माननी पड़ती है। मैंने आप लोगों को एक सूत्र बताया था कि कुंडली पढ़ने के 3 नियम हैं। पहला, कुंडली में जिस घर के अंदर जो ग्रह बैठा है, सबसे पहला उस घर में उसका अधिकार है, उसके ज्यादा फल मिलेंगे। अगर कोई ग्रह नहीं बैठा है, फिर उस घर को जो ग्रह देख रहा है उसके ज्यादा प्रभाव होंगे। अगर किसी घर के अंदर कोई ग्रह बैठा भी नहीं है, दृष्टि भी नहीं है, फिर उस घर का जो स्वामी हो कहीं पर भी बैठा हो, फिर उसका अधिकार उस घर पर होगा। सप्तम हाउस में 8वें का स्वामी बैठ जाता है तो सप्तम हाउस पर 8वें घर के स्वामी का अधिकार हो जाता है, तो हमें 8वें घर के स्वामी की बातों को मानना पड़ेगा। 8वां घर क्या है हमारा? डॉक्टर है, बैंकर है, इंजीनियर है, एस्ट्रोलॉजर है, सीबीआई है, सीआईडी है, पेट्रोल पंप है, गैस एजेंसी है, इंश्योरेंस है। अगर व्यक्ति इनसे संबंधित कार्य करे तो उस लड़की के साथ उनके संबंध अच्छे रहेंगे और वैवाहिक जीवन का बढ़िया चलता रहेगा। अगर लड़के की कुंडली हमारे पास आए और उसकी कुंडली के अंदर यही स्थिति हो ग्रहों की, 8वें घर का स्वामी सप्तम में बैठा हो, तब भी हम कह सकते हैं कि इस व्यक्ति की लड़की वो ढूंढो तो डॉक्टर हो, बैंक में कार्य करती हो, एस्ट्रोलॉजर हो, या इंजीनियरिंग हो, या कोई इंश्योरेंस में काम करती हो, तो उसके लिए बढ़िया रहेगी। आगे बात करते हैं। नवमेश यानी कि 9वें घर का स्वामी सप्तम भाव में बैठेगा तो शादी के बाद भाग्य उदय होगा। पहले आप देखते होंगे जो पुराने ज्योतिषी हुए हमारे, वो कुंडली देखकर बताते थे कि इस लड़की का भाग्य उदय की शादी के बाद होगा। क्यों जी सुनील जी? ऐसा यस होता ना, सर। मतलब यस कुंडली सर। देखी, बता दिया कि इस लड़की का भाग्य उदय शादी के बाद होगा। वो कैसे बोलते थे वो, और सुनने की बात है। जिस लड़का हो या लड़की हो, उसकी कुंडली के अंदर जब 9वें घर का स्वामी बैठ जाता है सप्तम हाउस में, सप्तम हाउस शादी का होता है, 9वां घर भाग्य का होता है। जैसे ही 9वें घर का स्वामी सप्तम हाउस में आया, सप्तम हाउस क्या है? शादी का है। शादी हुई, सप्तम हाउस एक्टिव हो गया, सप्तम हाउस एक्टिव हो गया, तभी उसके रिजल्ट आएंगे। जैसे एक्टिव होगा तो 9वें का स्वामी सप्तम बैठ गया, 9वां किसका? भाग्य का है। जैसे शादी होगी उसका भाग्य उदय हो जाएगा। जैसे शादी होगी उसका जैसे भाग्य उदय हो जाएगा। जैसे जैसे सर ये वाली है कुंडली। तो वो दिखाई नहीं दे रही? हम्म, देखिए अरे बताओ, वैसे बता दो लगन क्या है। लगन कर क्या सर? कर्क लगन है। कर्क हम्म, लगन में 3 2 1 12, 9वें घर का स्वामी गुरु हुआ। 9वें घर का देखना सर, स्वामी, अब देखिए। हाँ अब थोड़ा देखो सर, ये ऐसे है। ठीक है। 9वें घर का स्वामी गुरु हुआ इसमें, है ना? ठीक है जी। हाँ हाँ हाँ, गुरु बैठ जाता है 7वें घर के अंदर। ठीक है जी। तो शादी के बाद
भाग्य उदय होगा। ठीक है। ठीक। और जो जैसे रमेश जी हैं, पुराने हैं अपना, ठीक है। और एक और सुना होगा आपने कि पत्नी के नाम से अपना कार्य शुरू करो। क्यों सुनील जी? हाँ जी। बोलते ना ऐसे, भाई मैं किसके नाम से बोलते काम हैं। शुरू करूं जी। जैसे मान लो आपके पास कोई आया बंदा और वो कहता है भी मैं किसके नाम से कार्य शुरू करूं, कुछ भी अपना बिजनेस है, कोई कुछ भी जॉब है, या कोई वो क्या नाम है, दुकान है। तो बोल देते हैं पंडित जी कि आपने अपनी पत्नी के नाम से अपना कार्य शुरू करना है। तो वो कौन सा योग है कि पत्नी के नाम से कार्य शुरू करना आपने? 10वां हाउस क्या है? हमारे कर्म का है। 10वां हाउस, तो 10वां घर हमारे कर्म का है। जब जब नौमे का स्वामी सप्तम हाउस में बैठ जाता है तो भाग्य की वृद्धि शादी के बाद होती है। तो ऐसे ही जब 10वें का स्वामी 7वें घर में बैठ जाता है, 10वां होता है हमारे कर्म का, यानी कि 7वें घर के ऊपर अधिकार हो गया किसका? कर्म का। जब किसी कुंडली के अंदर 10वें का स्वामी सप्तम हाउस में बैठे तो आप कह सकते हैं कि अपनी पत्नी के नाम से अपना काम शुरू करें। 10वें का स्वामी पंचम भाव में बैठे, 10वें का स्वामी पंचम भाव में बैठे, आप अपने बच्चे के नाम से अपना काम शुरू कर सकते हैं। यही तो है ज्योतिष। तो इसके लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो जब 9वें का स्वामी 7th हाउस में हो तो शादी के बाद आपका भाग्य उदय होगा, या आपकी पत्नी भाग्यशाली होगी, या आपका पति भाग्यशाली होगा। अब ठीक है। जैसे सर मैंने आपको ये दिखाई थी, कुंडली दिखाई थी आपको सर ये हाँ जी। अ, नौवे घर, नौवे घर में 12 लिखा हुआ है, मतलब कि गुरु की राशि है ये। हाँ, गुरु राशि है। तो मतलब गुरु, अगर खुद गुरु 7वें हाउस में बैठेगा तब की बात है ना ये। बिल्कुल बिल्कुल, तब की बात है। ठीक, अब ठीक है। समझा। यानी कि ठीक। 9वें घर के अंदर चाहे कोई भी अंक लिखा हो, हम्म। मुझे गुरु से मतलब नहीं है, चाहे उसके अंदर कोई भी अंक बैठा हो, हाँ मतलब कोई भी हो। उसका अंक का जो स्वामी है, मान हम्म। लीजिए 9वें घर के अंदर कर्क राशि है, ठीक है। हम्म। कर्क यानी कि चौथी ठीक है जी। राशि है। कर्क के स्वामी हम्म। चंद्रमा है। चंद्रमा बैठ हम्म। जाते हैं 7वें घर के अंदर, तो हम हम्म। कहेंगे कि शादी के बाद आपका भाग्य उदय होगा। हम्म। 10वें घर का स्वामी, और एक और सुनिए, 9वां घर होता है हमारे गुरुओं का, ईश्वर का, गुरु कृपा का। जो पत्नी, आप पति हो या पत्नी हो, जिनका 9वें घर का स्वामी सप्तम हाउस में बैठा हो, उस व्यक्ति के लिए पत्नी हो या पत्नी, पति हो पत्नी कोई भी हो, तो पत्नी के लिए पति और पति के लिए पत्नी उसके ईश्वर समान होता है, उसकी गुरु कृपा उसको वहीं से मिलेगी। तो उसको उसके सम्मान करना चाहिए। जितना वो उनका सम्मान करेगा तो उसके भाग्य में वृद्धि हुई। जैसे किसी व्यक्ति कुंडली के अंदर 9वें घर का स्वामी सप्तम हाउस में बैठ जाता है, तो उस व्यक्ति के लिए उसकी पत्नी क्या है? वो ईश्वर के समान है, वो गुरु कृपा उसकी वहीं से आएगी, तो उसे अपनी पत्नी का सम्मान करना चाहिए। ऐसे ही 7वां घर क्या होता है हमारा? 7वां घर हमारा कस्टमर का होता है। कोई व्यापारी हो तो उस व्यापारी ने, जो व्यापारी व्यापार करता है, उसके जो कस्टमर है, उस कस्टमर को भगवान की तरह ट्रीट करें, तब उसको लाभ होगा। अगर वो एज ए कस्टमर उसको व्यवहार करेगा तो उसके लिए नुकसान होगा। आगे है, 10वें घर का स्वामी यदि 7वें घर में बैठ जाता है तो ऐसे व्यक्ति को वर्किंग पार्टनर मिलता है। वर्किंग पार्टनर के काम करने वाला, चाहे वो प्राइवेट नौकरी करे, चाहे वो सरकारी करे, चाहे कोई बिजनेस करे,
तो उसको ऐसा पार्टनर मिलता है। 30 या 31 साल के बाद उनके जीवन में, के कार्य में चेंजिंग आता है, बहुत बड़ा चेंज आता है, अच्छा चेंज आता है। 11वां घर होता है हमारी इच्छाओं का, महत्वाकांक्षा का। जिस व्यक्ति की कुंडली के अंदर 11वें घर का स्वामी 7वें भाव में बैठता है, ऐसे व्यक्ति का पार्टनर यानी कि पति या पत्नी वो महत्वाकांक्षी होता है, उसकी बहुत सारी इच्छाएं होती है। एक इच्छा पूरी होगी, दूसरी आरंभ हो जाएगी। जैसे किसी पुरुष का 11वें घर का स्वामी सप्तम हाउस में बैठ जाता है, वो घर आएगा, आज खाना ठीक नहीं बना, कपड़े ठीक नहीं प्रेस किए, एक डिमांड पूरी हुई, दूसरी डिमांड आगे रख देता है। इनको महत्वाकांक्षी होता है, उसकी इच्छाएं पूरी होती ही नहीं। 12वें घर का स्वामी जब सप्तम हाउस में बैठे, 12वां घर होता है हमारे व्यय का, खर्चे का, लॉस का, दूरियों का, अलग करने का। किसी की कुंडली के अंदर जब 12वें घर का स्वामी 7वें घर में बैठे तो विवाह के अंदर विच्छेद हो सकता है, तलाक भी हो सकता है, या पार्टनर भाग भी जाता है। तो फिर हम 12वां घर किस चीज का है? 12वां घर हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का है, विदेश का है, हॉस्पिटल का है, मेडिटेशन का है, चैरिटी का है। उस व्यक्ति का जो पार्टनर या तो मेडिटेशन करने वाला हो, या कोई विदेश से हो, या इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करने वाला हो, या किसी हॉस्पिटल में काम करने वाला हो। 12वां घर जेल का भी होता है, या किसी जेल में काम करने वाला हो, तब तो उसकी शादी टिकी रहेगी, चलती रहेगी, नहीं तो दिक्कतें आती हैं। या किसी एमएनसी कंपनी, जो विदेशों से कंपनी है, उनमें काम करने वाला हो। तो ये क्या है कि 3 घर होते हैं, छठा, 8वां और 12वां। आपके पास एक कुंडली आई, कोई आपसे पूछता है कुंडली के बारे में, आपके पास कोई कुंडली आती है, छठा, 8वां और 12वां भाव, ये ध्यान देना आपने। छठे घर का स्वामी यदि 7वें घर में बैठा है, छठा घर होता है हमारा कोर्ट केस, लड़ाई झगड़े, बीमारियां। तो हम उस व्यक्ति को सलाह दे सकते हैं कि इसका जो पार्टनर है वह तो कोई डॉक्टर होना चाहिए, या कोई वकील होना चाहिए, जिसके अंदर सेवा भाव होना चाहिए, तो शादी चलती रहेगी। यदि 8वें घर का स्वामी 7वें घर के अंदर बैठा है, तो कह सकते हैं कि इसका जो पार्टनर है, चाहे लड़का हो या लड़की हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, इंश्योरेंस में हो, सीबीआई सीआईडी में हो, या पेट्रोल पंप गैस एजेंसीज, या एस्ट्रोलॉजर, इनसे जुड़ा हो, तो शादी उनकी ठीक चलेगी। यदि 12वें घर का स्वामी सप्तम हाउस में है, तो क्या कहेंगे कि इसका जो पार्टनर है या तो कोई विदेश से हो तब अच्छा रहेगा, किसी हॉस्पिटल में कार्य करने वाला हो तब अच्छा रहेगा, या इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करने वाला हो, या किसी जेल के अंदर जॉब करने वाला हो। तो ऐसे हम उस व्यक्ति को सलाह दे सकते हैं, उसको गाइड कर सकते हैं कि आप उसके लिए ऐसा वर या ऐसी पत्नी ढूंढ सकते हैं जिससे उसके जीवन के अंदर, वैवाहिक जीवन में समस्याएं कम आए। इनको अलाइन बोलते हैं कि अपने ग्रहों के अनुसार कैसे कार्य कर सकते हैं। ये एक अच्छे लेवल की मैं तुमको बता रहा हूं जो बातें,
ये आगे चल के आने वाली बातें हैं, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। धीरे धीरे जब आगे बढ़ेंगे आपको पता चलेगा ज्योतिष का असली स्वरूप होता क्या है। आपको कोई उपाय करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। जो ग्रह चाहते हैं हम वही काम कर रहे हैं, उन्हीं के अनुसार चल रहे हैं, वही ज्योतिष है। आप दशा के अंदर, अंतरदशा के अंदर जो ग्रह आपका एक्टिव है, आप उस ग्रह के कार्य कीजिए जो ग्रह चाहता है, तो आपको उपाय करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। उपाय क्या है? उपाय तो एक मतलब कि टेम्परेरी ट्रीटमेंट है, थोड़े समय के लिए होता है। अब आपके ग्रह की अंतर्दशा 3 साल की है, 2.5 साल की है, आपने उपाय एक बार किया तो 3 साल चलेगा वो तो इससे अच्छा है कि आप जो ग्रह चाहते हैं उस ग्रहों के अनुसार काम करें। तो कैसे करते हैं? यदि आपकी कुंडली के अंदर कोई ग्रह नीच का है, हम उसको उच्च का कर सकते हैं। वो टेक्निक आगे बताएंगे क्यों, किसी ग्रह के उच्च नीच को उच्च का कैसे करते हैं। आगे बहुत सारी चीजें हैं। उपच्य भाव क्या होते हैं, त्रिषणाय क्या होते हैं, उनके क्या रिजल्ट होते हैं, त्रिकोण क्या है, उनके क्या रिजल्ट होते हैं, लक्ष्मी स्थान कौन सा है, विष्णु स्थान कौन सा है, राजयोग कैसे बनते हैं, धन योग कैसे बनते हैं, विपरीत राजयोग कैसे बनता है, नीच भंग राजयोग कैसे बनते हैं। ठीक है जी। गज केसरी योग है, बुधादित्य योग है, हल योग है, शंख योग है, पंच महापुरुष योग है, फिर कुछ और नेगेटिव एनर्जी के योग हैं कि इस घर के अंदर नेगेटिव एनर्जी है क्या है, कुंडली के अंदर क्या है, पितृदोष है, बहुत सारी चीजें आगे। वैदिक ज्योतिष का कोई अंत नहीं है, लेकिन जितना आपको सिखाया जाएगा वो यूं समझिए कि कोर्स आपका उसके अंदर कंप्लीट हो जाएगा। फिर डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत करते हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि मैं पूरा कोर्स करने के बाद फिर प्रैक्टिस करूंगा, नहीं होगा। जितना कोर्स करवाया जाता है उस कोर्स को साथ साथ पढ़िए, उसके नोट्स बनाइए, 1.5 घंटा 2 घंटा आप ज्योतिष को दीजिए। अगर 3 महीने में आपको महसूस ना हो कि भाई हाँ कुछ मेरे अंदर है, मैं ऐसा कर सकता हूँ, तो फिर मेरा कहना आप। लेकिन उसके लिए साथ साथ पढ़ना पड़ेगा। हम भी पढ़ रहे हैं, आज पढ़ रहे हैं और आगे पढ़ रहे हैं, किताबें पढ़ते रहते हैं। क्योंकि अगर आपने नया सीखना है तो नया सीखने के लिए आपको प्रयासरत रहना पड़ेगा। आपको नई नई चीजें सीखनी पड़ेंगी, पढ़नी पड़ेंगी। और नई कब सीखोगे? जब पुरानी आपको मजबूती से याद होगी। तो इसीलिए कल को हमारी क्लास रहेगी। हमारी क्लास 3 दिन है, पहले 3 दिन सोमवार, मंगलवार और बुधवार। तो कल एक बार ये ध्यान कर लें थोड़ा, राशि और राशियों के स्वामी। फिर कल मैं आपसे फिर बात करता हूँ इसी विषय में। मैं चाहता हूँ भाई आप जब सीख रहे हैं तो अच्छा सीखें। ये नहीं मैं चाहता हूँ आज यहाँ से कोर्स किया फिर कहीं और से कर लिया फिर कहीं और से कर लिया, ऐसे नहीं।
एक जगह अच्छे तरीके से मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा कि बढ़िया करवाने की कोशिश करूंगा। ठीक है जी।